नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 7 का। ओके, आज हम ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज टॉर्क, कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स और वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क पढ़ेंगे। बेसिकली व्हाट इज मीन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आप किसी भी वेक्टर को उसके एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट में सॉल्व कर सकते हो, राइट। आपको पता है कि भाई आपका टॉर्क जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आप टॉर्क को क्या लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। प्लीज मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर नहीं है। अब बोलो सर एफ क्रॉस आर और आर क्रॉस एफ सेम नहीं होता है, हमने वो चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है। आर इज व्हाट, आर इज पोजीशन वेक्टर। तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, चेक कर लो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, राइट। एफ इज फोर्स, फोर्स के भी तीन कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और टॉर्क वो भी उसके तीन कंपोनेंट होंगे, टो एक्स, टो वाई एंड टो जेड। अगर आप टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ करोगे मतलब आपको उसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाया है, बराबर है। कैसे सॉल्व करेंगे कि भैया जब आपको टॉर्क फाइंड करना है तो आई जे के लिखने का, उसके नीचे आपको यहाँ पे आर के कंपोनेंट्स लिखने के, उसके बाद यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट लिखने के, फिर यहाँ पे आई जे के नहीं लिखने का, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड। फिर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो याद करो बेटा, आई कैप के साथ क्या लगेगा, वाई एफ जेड क्रॉस माइनस जेड एफ वाई। आई कैप माइनस, अब देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, माइनस क्या लगेगा, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स जे कैप प्लस, अब लास्ट में क्या बचा, के कैप। क्या लिख सकते हैं, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये आपका बना टॉप। ठीक है। एक क्वेश्चन भी मैं आपको इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपको डिटेल में अच्छे से पता चल जाए। बट बेसिकली इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, मतलब आप टॉर्क को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में सॉल्व कर लो। आई जे और ये के कैप पहले लिखो या लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। वो क्या बताएगा, इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। अगर आप लोगों ने फोर्थ चैप्टर अच्छे से रिवाइज करा होगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया आप लोगों ने। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। अब इस एंगुलर मोमेंटम में आपने मोमेंटम नाम की चीज पढ़ी हुई है और एंगुलर अलग अलग दोनों चीज पढ़ी हुई है, बट दोनों को कंबाइन करना। लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि भाई मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। बट एंगुलर मोमेंटम बहुत ही उल्टा होता है, अटपटा सा होता है। बेसिकली मोमेंटम मतलब कि भाई वो किस हिसाब से अपना मोशन चेंज कर रहा है वो हम बता सकते हैं। सो इन लीनियर मोशन द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी गिव्स अ मेजर ऑफ इट्स ट्रांसलेशन मोशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया किस हिसाब से अपना मोशन चेंज कर रहा है वो बताया। एनालॉगस टू इट, एनालॉगस मतलब उस जैसा ही रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, जो क्या बताएगा, गिव्स अ मेजर ऑफ द टर्निंग मोशन ऑफ द बॉडी। अब ऑब्वियस सी बात है, रोटेशनल मोशन में तो टर्निंग होगा, लीनियर मोशन में वो कैसे ट्रांसलेशन मोशन करता है वो बताएगा, तो रोटेशनल मोशन में वो कैसे टर्न करता है वो बताएगा। So the angular momentum of a particle rotating about an axis is defined as the moment of the linear momentum of particle about that axis। ये उसकी डेफिनेशन है। अब लोग सर कहाँ से आई, तो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन कहाँ से आती है वो हम नहीं बताते, वो फिक्स होती है डेफिनेशन, बराबर है। उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of its line of action of force from the axis of rotation। समझ में आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। कैपिटल एल इज इक्वल टू सॉरी लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम क्या बताते हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम को बताते हैं हम पी। ओके, इनटू क्या लिखेंगे, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, डी। तो एल इज इक्वल टू पी डी आएगा, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। ओके, डायमेंशन
p मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो मास m, वेलोसिटी lt माइनस 1, डिस्टेंस लेंथ l, ये उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ऐसा यूनिट होगा उसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और जीएस यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये है बेसिकली एंगुलर मोमेंटम। वहां पे ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोशन में वो लीनियरली कैसे अपना मोशन चेंज करता है वो बताएगा, रोटेशनल मोशन में वो कैसे चेंज करता है वो एंगुलर मोमेंटम बताएगा। क्लियर हो गया? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम आपका बेटा एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, हम उसको लिखते हैं R क्रॉस P। आपने बोला सर ये क्या था, फिर ये उसका सिर्फ डेफिनेशन था, इसलिए मैंने बता दिया आपको। P मतलब लीनियर मोमेंटम, D मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सिर्फ वो, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला उसका ये है, ये आपको लिखना L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब जैसे देखो R इज पोजीशन वेक्टर, P इज मोमेंटम, बराबर है, दोनों वेक्टर तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये भी वेक्टर बना। हमने जैसे अभी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर लेक्चर क्या देखा था, टॉर्क, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये एंगुलर मोमेंटम के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। L इज इक्वल टू R क्रॉस P। डायरेक्शन क्या होगा हमेशा, जैसे देखो हम हमेशा R से P की तरफ जाएंगे, कभी भी कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट, उसका डायरेक्शन हमेशा फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जाने का। तो हम जहां पे होगा ना वो उसका डायरेक्शन, आर से पी गए तो ऊपर डायरेक्शन, अब आर से पी ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज तो नीचे डायरेक्शन, आर से पी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऊपर डायरेक्शन। इसलिए हम, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट्स का और मोमेंट्स का, यस, टॉर्क का साइन कन्वेंशन देखा था कि भाई एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मानते हैं। याद आया? एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाना, क्लॉकवाइज नीचे जाना, बराबर है। तो ये देख सकते हो आर और ये आपका पी, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सेम टू सेम किसके लिए चेक किया, हमने चेक किया फॉर टॉर्क, तो वैसे ही वो एल के लिए, बराबर, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? चलो अब रिलेशन बिटवीन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब आपको पता है टॉर्क, तो इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एल, बराबर है। अब आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये दो चीज आप याद रखना। अब सुनना, अब एंगुलर मोमेंटम है ना, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टी मतलब टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ एल इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। अब सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई वाला रूल याद है, स्टार्टिंग ऑफ द 11th फिजिक्स हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, आर को एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएशन हम करेंगे डीपी बाय dt प्लस p को एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएशन हम करेंगे r का। याद आया? पक्का? ये होता है आपका uv रूल, u इंटू वी रूल, बराबर है। अब ये क्या हो जाएगा आपका dl बाय dt इज इक्वल टू, चलो r एज इट इज रहेगा, dp बाय dt चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं f। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद, और दूसरी बात बहुत ध्यान से, जो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे हमने r को एज इट इज रखा है तो क्रॉस आएगा, और p को एज इट इज रख रहा है तो क्रॉस आएगा। हाँ, अब ये r और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस है, प्लस p एज इट इज हो जाएगा और क्रॉस d बाय dt ऑफ r। r मतलब पोजीशन, पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन को डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या मिलेगा, v मिलेगा। कितना बात क्लियर हुआ बेटा? कितना बात क्लियर हुआ? तो फिर मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, वरना नहीं बढ़ा सकता। पक्का? ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा
dl बाय dt क्या मिला, r क्रॉस f प्लस p क्रॉस v। अब सुनिएगा, p क्रॉस v की बात करते हैं। p मतलब mv क्रॉस v, p का मतलब mv ना, उसमें वेलोसिटी वेक्टर है, मास तो वेक्टर नहीं है। किसी भी वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से उसका आंसर 0 आता है। आई क्रॉस आई याद आया, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0 होता है, बट आई डॉट आई 1 होता है। ये चीज हमने ऑलरेडी आगे पढ़ी है, याद आया कि नहीं आया बेटा? तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अब, तो आई क्रॉस आई 0 था तो वी क्रॉस वी भी 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, dl बाय dt इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो एज इट इज रख दिया। अब आर क्रॉस एफ होता क्या है, ये आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉप, इज इक्वल टू टॉप प्लस पी क्रॉस बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 0। देयरफॉर dl बाय dt इज इक्वल टू टॉप। ये आपको इस जैसा नहीं दिख रहा है, dp बाय dt इज इक्वल टू f जैसा। लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स फोर्स, तो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एंगुलर फोर्स, एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क। तो ये चीज याद रख लेना, ये डेरिवेशन यही बताता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का रिलेशन dl बाय dt इज इक्वल टू होगा टॉर्क। ठीक है, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था बेटा, क्या बताया था कि thus the torque acting on a particle is equal to its rate of change of angular momentum, and this equation is the rotational analog of Newton's second law of linear motion। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, dp by dt is equal to f। तो यहाँ पे हमें क्या निकला, dl by dt is equal to हमारा निकला torque, which states that the rate of change of linear momentum of particle is equal to the force acting on it। न्यूटन का सेकंड लॉ वो लीनियर मोशन के लिए था, ये रोटेशन मोशन। सिर्फ समझाने के लिए, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। ओके, अब मान लेते हैं कि सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। एक सिस्टम है उसमें एन पार्टिकल, तो सबका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होगा, L1 L2 L3 बी द एंगुलर मोमेंटा of the various particle about the origin O of a reference frame। मैं आपको एक बात ध्यान से बता देता हूँ, आप नोट भी कर लेना आपको करना हो तो, कि भाई आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो और टॉर्क फाइंड करो, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से होता है। टॉर्क का फॉर्मूला r क्रॉस f, r इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वैसे ही अपना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस p, वो भी किसके अक्रॉस होगा, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर है, या फिर एक ओरिजिन। अब सबका एंगुलर मोमेंटम L1 L2 L3 है। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट O इज गिवन बाय, उसको कैसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू सबका एडिशन का तो L1 प्लस L2 प्लस अप टू L है, बराबर है। L1 का फॉर्मूला R1 क्रॉस P1, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूं, L2 का फॉर्मूला R2 क्रॉस P2 प्लस Ln का फॉर्मूला Rn क्रॉस Pn, सबको। तो इन शॉर्ट आप L को, फाइनल L को आप क्या लिख सकते हो, समेशन Li, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू n, या फिर आप ये भी लिख सकते हो समेशन Ri क्रॉस Pi, I इज इक्वल टू 1 टू n, बराबर है, ये आपका वेक्टर हो। ओके, व्हाट डज दिस समेशन इंडिकेट, कि भाई 1 पुट करो फिर प्लस, 2 पुट करो फिर प्लस, मतलब इंडिविजुअली आप सबको क्या करते जाओ, ऐड करते। सिमिलरली द टॉर्क acting on the system is equal to the vector sum of the torque of all the particles about origin। वेक्टर सम उसका, टोटल क्या होगा, टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो n, क्या लिख सकते हैं, R1 क्रॉस F1 फर्स्ट के लिए, R2 प्लस R2 क्रॉस F2 सेकंड के लिए, वैसे Rn क्रॉस F, तो उसको आप इंडिविजुअली टो आई लिखो या Ri क्रॉस Fi, इस तरह से लिखो, दोनों सेम है। क्लियर हुआ, पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ these two are very important point to remember, ध्यान से सुनना। The total torque acting on the system is due to two sources। सबसे पहला, torque exerted on the particles by the system of
सिस्टम बाय म्यूचुअल इंटरनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। मान लेते हैं एक सिस्टम में दो पार्टिकल है, ये इस पे और ये इस पे, दोनों म्यूचुअली लगाएंगे टॉर्क। और दूसरा, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल बाय द सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और ये एक्सटर्नल फोर्स लगता है। इफ अगर आपको याद हो तो सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि भाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन के वक्त दो फोर्सेस लगते हैं कभी भी पार्टिकल के बीच में, एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो, और दूसरा इंटरनल फोर्स लगता है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। That is, according to Newton's third law, the internal torque on the system due to internal forces is zero because the force between any two particles are equal and opposite and directed along the line joining the two particles. ऐसे ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे या ऐसे है तो जीरो नहीं हो सकते, बट एग्जैक्टली वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है ना, लाइन जॉइनिंग देम, ये देख लो ना, ये मैंने बनाया लाइन जॉइनिंग देम, वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहा है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये गया और ये गया, तो वोलेंस और किसके कारण रहेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब सिर्फ इसके कारण नहीं, ये इसके कारण कट हो जाएगा, सिर्फ इसके कारण रहेगा। टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। तब बोलो टॉर्क फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस है, जो फोर्स लगेगा तभी तो टॉर्क होगा ना। समझ में आ गया पक्का? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं हम। पहला ही न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही इजी वाला न्यूमेरिकल, जो आज हमने फर्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मूला देखा। देखो, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू 7 आई कैप, मैंने कैप लगाना भूल गया हूँ, आप लगा लेना, 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। अबाउट द ओरिजिन, द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल उस पोजीशन वेक्टर आर भी दिया हुआ है, देख लो, आई माइनस जे प्लस के। तो आपको टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क को सबसे पहले आई, जे और के, फिर आर की वैल्यू, ये होगा 1, ये होगा -1 और ये होगा 1, फिर ये होगा 7, ये होगा 3 और ये होगा -5। तो टॉर्क की वैल्यू आई -1 इंटू -5, 5 -3, ये हो जाएगा 2, माइनस जे -5 -7 कितना हो जाएगा, -12 प्लस के, क्रॉस क्रॉस करना है, 3 माइनस और माइनस प्लस 7 मतलब 10। तो देयरफॉर आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप। और टॉर्क का ऐसा यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो ना यूनिट दोनों में से किसी का नहीं दिया हुआ है, तो इसका भी यूनिट मत लिखो, इन दोनों का यूनिट दिया होता है तो यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी। समझ में आ गया पक्का, श्योर? आगे बढ़ो। अब देखो 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 2 तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तीसरा फिर भी कंपैरेटिवली इजी है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये लिख लीजिए, अपना दिमाग खुला रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वहां पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिएगा। लास्ट वाला लेक्चर जो था उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करके देखिएगा तो ही हो सकेंगे सॉल्व, बना नहीं हो। ठीक है, तो पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ सी दिस, a metal bar 7 centimeter long and 4 kg in mass is supported on 2 knife edges placed 10 centimeter from each end। मेटल बार, ये देखो ए बी है ना, उसकी टोटल लेंथ 70 सेंटीमीटर है और दोनों के एंड से 10 सेंटीमीटर, दोनों के एंड से एक नाइफ रखा गया है। ओके, और इसको, ये जो ये पूरा बार है ना, मेटेलिक बार, उसकी लेंथ कितनी है, सॉरी वेट कितना है, 4 kg। ओके, और उसको दोनों नाइफ ऐसे नाइफ रखा है, ऐसे नाइफ रखा है, और ये मेटल बार ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे दोनों 10 सेंटीमीटर दूर से। कितना क्लियर हुआ? ये पूरा मेरा पेन समझ लो मेटल बार है, और ये मेरे 2 उंगलियां हैं वो नाइफ है, और वो नाइफ कहाँ पे रखा गया, 10 सेंटीमीटर में। कितना पार्ट क्लियर हुआ? दूसरी बात, a weight 6 kg is suspended at 30 centimeter from one end। अब देखो 70 सेंटीमीटर का हाफ कितना होना चाहिए, 35, बराबर है। बट यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी एक जगह से 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, मतलब
यहाँ से 30 सेंटीमीटर। एक क्या रखा गया है, एक वेट सस्पेंड किया गया W1। अब ये बात समझो कि इसका सेंटर ये है और यहाँ पे मैंने वेट सस्पेंड किया है इस साइड, तो ऑब्वियस ही बात है ये उसको नीचे लाएगा। नीचे लाएगा मतलब क्या करेगा, जैसे ये चेक कर लो ना, देखो यहाँ पे वेट सस्पेंड है मतलब नीचे लाएगा। सेंटर ये है तो ये नीचे लाएगा, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर वेट होता ही नहीं, सपोज मान लेते वेट होता ही नहीं, तो ये वाला रॉड कहाँ पे, चलो वेट है इसलिए ये नीचे आएगा, तो ये बी वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट ऑब्वियस ही बात है ये ऊपर जाएगा। ऊपर मतलब कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आया ना तो बोल दो, पक्का, ठीक है। तो अब ए वाला किधर जाना चाहिए, नीचे। सर ये गलत डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम जब कभी भी वेट और कोई भी चीज सस्पेंड करते हैं तो हम उसे क्या रखने की ट्राई करते हैं, we always try to keep it in a equilibrium condition। अब ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है तो उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये वाला पार्ट किधर जाना चाहिए, इधर। तभी तो दोनों रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होंगे तो बैलेंस होके वो स्टेशनरी हो जाएगा ऐसे। देखो इधर से आप ऊपर धक्का मारे हो तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये नीचे है तो ये तो घूमता रहेगा और हमें घुमाना नहीं, समझ रहे हो, हमें उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में फाइंड करना है। आपने फोर्थ फिफ्थ चैप्टर दोनों के क्वेश्चंस किए थे, एक ही बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगता है तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस का लॉन्ग लेते हैं और वाई एक्सिस का लॉन्ग अलग अलग लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, याद आया। इवन कलीजन वाले में भी हमने देखा था कि अलोंग एक्स एक्सिस अलग, वाई एक्सिस अलग, और फिर हम चेक भी करते हैं कि भाई वो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो एक्स एक्सिस का भी सम जीरो होना चाहिए, वाई एक्सिस का भी सम जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये अगर बंदा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसको क्लॉकवाइज करना ही पड़ेगा तो ही वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, वरना तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। समझ में आया इतनी बात, पहले इतना समझ लो, एक बार वापस क्वेश्चन रीड करो फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम सारा गिवन पार्ट लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास कितना है, 70 सेंटीमीटर का है। ए जी एग्जैक्टली मिडवे होगा, उसको मैं 35 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ए पी कितना है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, ए के वन और बी के टू, उनकी वैल्यू कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बताया गया कि नाइफ है वो दोनों 10 सेंटीमीटर बोथ एंड से हैं। और K1G इज इक्वल टू K2G, दोनों कितने हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो G से लेके इतना पार्ट 35, उसमें से 10 माइनस कर दो तो K1G 25, सिमिलरली K2G भी कितना हो जाएगा, 25। कितना क्लियर हो गया। दूसरी बात, W इज इक्वल टू W वेट, वेट कितना लग रहा है, 4G लगेगा। सिमिलरली W1 कितना लगेगा, 6G लगेगा। अभी W क्या है, ये पूरे रोड का मास है जो एग्जैक्टली सेंटर पे लगता है। रोड है, यूनिफॉर्म है और होमोजेनस है। क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा है, अज्यूम द बार टू बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजेनस, इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। और जो हम वेट W1 अप्लाई कर रहे हैं कितना, 6 kg, तो ये तो मास है, वेट कितना होता है m इंटू जी, इसलिए 6G लिखा। क्लियर हो गया, पक्का। अब सबसे पहले क्लियरली द रिएक्शन R1 and R2 are vertically कहाँ पे होंगे बेटा, अपवर्ड, whereas W and W1 are vertically downwards। ओके, देखो एक बात समझो, यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं एक साथ, बट सिंस वो यहाँ पे है, एक मोशन नीचे भी हो सकता है और एक मोशन रोटेशन भी हो सकता है। अभी हमें R1 और R2 फाइंड करने हैं, वो दोनों ऊपर लग रहे हैं, W और W1 नीचे लग रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कब करेंगे,
So for the translationary इक्विलिब्रियम ऑफ द रोड। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब ना तो वो ऊपर जाएगा ना तो वो नीचे आएगा, मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, तभी वो बैलेंस होगा, एक ही जगह पे पड़ा रहेगा। तो बताओ कौन सा फोर्स ऊपर लग रहा है, R1 और R2, कौन सा फोर्स नीचे लग रहा है, W और W1। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस। दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W प्लस W1, मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4G प्लस 6G, मिलके कितना बन जाएगा, 10। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मुझे बताओ फिगर में से कौन सा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, सिर्फ ये वाला बंदा, ये वाला बंदा क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, बराबर है। अब वहां पे क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके कारण लग रहा है, इस नाइफ के कारण लग रहा है, ये नाइफ के कारण। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो K1G का डिस्टेंस कितना है बेटा, तो K1G का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट R1 इंटू K1G। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो उल्टा जा रहा है, तो एक तो W1 लगा रहा है, W1 सेंटर से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। देखो ना क्या बोला है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, और ये सेंटर टोटल 35 का है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ बेटा, पीजी नहीं, W1 इंटू पीजी, प्लस दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके कारण लग रहा है, इसके कारण, K2 के कारण, जो कितना दूर है, K2G इंटू R2, फोर्स उस पर कितना लग रहा है, R2, और उसका डिस्टेंस है K2G। क्लियर हुआ। प्लीज एक बार आप अपना डायग्राम चेक कर लो, नहीं पता चल रहा है तो रिवाइज करो, फिर आओ, उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सारी वैल्यूज डाल, देखो हमारे पास R1 की वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास K1G की वैल्यू है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25, W1 की वैल्यू हमारे पास है 6G, Pg की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.05, R2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, K2G की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.25, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइड लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 इंटू 0.25 और इज इक्वल टू 6 इंटू 0.05 और 6G इंटू 0.05 लिख लो ना, ठीक है। अब देखो 0.025 0.05 ये कट होके 5 बच जाएंगे, पक्का, डन। अब 5 को नीचे लेके आओ, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 6G बाय 5, ओके। तो क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 6 बाय 5G, R1 माइनस R2 6 बाय 5 इज 1.2, और G की वैल्यू कितनी होगी, 9.8। So R1 minus R2 is equal to 1.2 into 9.8 कितना करोगे, 11.67 न्यूटन। इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, और हम यहाँ पे R1 plus R2 10G की जगह पे 98 लिख लूँ, क्योंकि G की वैल्यू 9.8 into 10, इसको मैं 1 देता हूँ। तो R1 plus R2 98 निकला, R1 minus R2 11.76 निकला। तो फ्रॉम 1 and 2 याद आया, 10th का पढ़ा हुआ, दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो आपको R1 की कुछ वैल्यू मिलेगी और R2 की वैल्यू मिलेगी। आई होप आप इजीली कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो R1 की वैल्यू मिली 54.88 न्यूटन और R2 की वैल्यू मिली 43.12 न्यूटन, ठीक है। ये सॉल्व करने से ये आंसर मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, अच्छे से लिख लीजिए, प्लीज ध्यान से लिख लीजिए, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, इसके वाला आगे भी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल था। अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर, ये 3 मीटर लॉन्ग लैडर है, weighing 20 kg,
उसका मास है 20 kg, बराबर है। लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। फ्रिक्शनलेस वॉल मतलब अगर ये यहाँ से नीचे आती जाएगी या और ये यहाँ से दूर जाता जाएगा तो उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इट्स फिट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये जो फिट है उसकी वॉल से 1 मीटर दूर है। फाइंड द रिएक्शन नहीं है, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेज ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। अब देखो वॉल का रिएक्शन फोर्स क्या होगा, मान लो तो मैं उसको F1 मानता हूँ और ये वॉल का N मानता हूँ, सॉरी फ्लोर का N मानता हूँ और वॉल का F1 मानता हूँ। जैसे हमने वहां पे R1 R2 फाइंड किया, यहाँ पे N और F1 फाइंड करा, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं। सिर्फ वहां पे ऐसा था वो बार और यहाँ पे वो ऐसे लैडर के फॉर्मेट में। क्लियर हो गया क्वेश्चन? एक बार देख लो क्वेश्चन, एक बार लिख लो डायग्राम और फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये हमारा ओरिजिन होगा। ये ओरिजिन मतलब ये जो पॉइंट है इससे 1 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो बाय पाइथागोरस आप सीधा लगा सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप BC की वैल्यू सीधी फाइंड कर सकते हो। क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 मतलब 2√2 मीटर, सीधा ये फाइंड हो गया। अब ये पता होना चाहिए बेटा, बार बार मैं ये डिटेल में नहीं कराऊंगा। ओके, इतना हो गया। अब लैडर के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, फोर्सेस ऑन लैडर। सबसे पहला तो उसका वेट लगेगा क्योंकि 20 kg का है, सो वेट एक्टिंग डाउन। ये बात क्लियर होगी। दूसरा क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स। देखो रिएक्शन फोर्स कहाँ पे लगता है, जहां पे वो टच करता है। तो लैडर दो जगह पे टच करिए, एक वॉल पे टच करिए तो रिएक्शन फोर्स F1 ऑन द वॉल। और हमेशा बेटा रिएक्शन फोर्स होता है ना, वो आप बोलोगे सर ये रिएक्शन फोर्स ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो रिएक्शन फोर्स जहां से जो बॉडी टच करता है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। वॉल ऐसा है, उसको यहाँ पे लैडर टच करिए तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो। वैसे ही और दूसरा देखो यहाँ पे फ्लोर ऐसा है, यहाँ पे लैडर टच करिए तो नॉर्मल रिएक्शन, एंड एन ऑन द फ्लोर, दो उसके रिएक्शन फोर्स हो गए। क्लियर हो गया, पक्का, श्योर। अब रिएक्शन फोर्स दूसरा है ना F2 है, N नहीं है, एंड F2 F2 ऑन द फ्लोर, बराबर है। अब ये क्यों परपेंडिकुलर लग रहा है, उसका रीजन है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं होता तो इसके भी कंपोनेंट्स बनते, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे आता और फिर वो उसको माइनस करना पड़ता और XYZ होता। अब देखो F2 है ना, F2 को मैं और अब बता सकते हो कि F2 इज resolved into two parts, N and F। देखो N लग रहा है परपेंडिकुलर, F लग रहा है पैरेलल, ये उसका रिजल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, आई होप क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप चेक करो, हमें जब भी नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक ही चीज करते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जैसा है वैसा ही, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगना चाहिए। बताओ कौन सा। तो बेटा दो, सबसे पहला वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल एन ऊपर लग रहा है, वो किसके जितना होना चाहिए, W जितना नीचे। और हॉरिजॉन्टल फोर्स F इस साइड लग रहा है, F1 इस साइड लगना चाहिए। क्लियर हो गया, ओके। सो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, उसमें सबसे पहले फॉर वर्टिकल पार्ट N इज इक्वल टू W, याद रख लेना। फॉर हॉरिजॉन्टल पार्ट F1 इज इक्वल टू F नंबर 2। बात होगी
बताओ, बराबर। अब हम फाइंड करेंगे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लगेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम सबको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला है क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। जितनी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उतना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। अब मुझे बताओ इधर क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका लगेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका लगेगा। सिर्फ ये आप, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो गया, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो मोमेंट्स किस पे लगेंगे वो फाइंड करना हमें सीखना पड़ेगा। मोमेंट सिर्फ दो ही लगेंगे, एक डब्ल्यू का और एक F1। अब सर एन और एफ का नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैं बताता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस है। नॉर्मल रिएक्शन के कारण, नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इन दोनों का रिजल्टेंट F2 है। अब F2 को हमने रिजोल्व कर दिया, अगर F2 को नहीं रिजोल्व करते तो भी वो उधर का उधर वो थीटा बना के पड़ा रहता। अब यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है इस साइड और वेट लग रहा है नीचे, तो बताओ कि क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका होगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ऑब्वियस ही बात है ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा और क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा हमारे पास एक ही है फोर्स, और वो फोर्स है W। तो अगर F1 आपका क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, तो W को क्या होना चाहिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सर एक डाउट, F2 क्यों नहीं लिया, बताता हूँ। F2 को हमने रिजोल्व कर दिया पहली बात तो, and F2 is not at all considering or not at all contributing towards the movements। क्यों मोमेंट्स के लिए वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो उसकी पोजीशन। आप बोलोगे सर जैसे ये बी वाला पार्ट दैट इज F1 वाला पार्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो ये वाला पार्ट भी जैसे जैसे दूर जा रहा है, बट वहां पे दो फोर्स लग रहे हैं, वो आप चेक क्यों नहीं कर रहे हो। और दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एन और एफ, उसको रिजोल्व कर दिया, इसलिए उसको तो गायब ही कर देने का। तो सर ये F1 सिर्फ F1 ही रहेगा, यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए वो नीचे आएगा, सर करके नीचे आता जाएगा, बराबर है। ये नीचे आएगा मतलब क्लॉकवाइज, तो इसको ये बैलेंस करने के लिए W को क्या लगना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, और F2 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको हमने रिजोल्व करके ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, इसलिए नहीं आएगा। तो अब ये बात तो हमें सर समझ में आ गई, बट उसका डिस्टेंस, ठीक है, F1 का डिस्टेंस कितना दूर है, BC डिस्टेंस दूर है क्योंकि इसके अक्रॉस होगा। और W का डिस्टेंस कितना होगा, W का डिस्टेंस आप चेक करो, इसको नीचे लेके जाओ तो यहाँ से एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। हाफ कैसे होगा, लैडर है, और लैडर जनरली क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, तो जितना इधर उतना ही उधर, ये उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा तो 1 का आधा क्या हो जाएगा, हाफ, दैट इज ए कितना होगा, हाफ। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ E। तो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा होगा बेटा, F1 इंटू BC, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट W इंटू A। F1 हमें पता ही नहीं है, F1 को एज इट इज छोड़ देते हैं। BC हमें पता है 2√2, W हमें पता ही नहीं है। W पता है, बिल्कुल पता है W, क्योंकि वेट इंटू G 9.8 और A हाँ, इसको और इसको कट मारो 10, तो F1 इंटू 2√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98, बराबर है। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे F1 को सॉल्व करते हैं और उसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, N भी मिल जाएगा, बराबर है। N और W मिल जाएंगे, उस हिसाब से फिर आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। पहले इतना लिख लीजिए बेटा। तो F1 की वैल्यू क्या आई हमारी, F1 की वैल्यू आएगी हमारी 98/2√2 आई थी, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, √2 की वैल्यू 1.41 होती है, या ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड ना करना हो, तो इसका आंसर आएगा 34.6 न्यूटन। अब जितना F1 है तो उतना ही हमारा F होगा, therefore F is equal to F1 is equal to 34.6 न्यूटन। ओके, और आपको F2 फाइंड करना है, बराबर है।
F2 फाइंड करने के लिए आपको देखो F2 हमने रिजॉल्व किया F और N को, हमें N मिल गया, अभी F चाहिएगा तो F किसके इक्वल है, F इक्वल है F1 के, N किसके इक्वल है W के, ऑल्सो N इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 20G, 20 इंटू 9.8, 20 इंटू 9.8 करोगे तो 196 न्यूटन आएगा। तो देयरफॉर F2 को आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, n स्क्वायर कितना होगा 34.6 का स्क्वायर और f स्क्वायर कितना होगा 196 का स्क्वायर। चलो बता, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 199 न्यूटन। ओके, और अगर मान लो आपको एंगल फाइंड करना है, वो कितना एंगल पे बना है, ये जो हमें देखो ये एंगल पे बना है, ये नॉर्मल रिएक्शन F2, तो कितना एंगल पे बना है वो फाइंड करना हो तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू n बाय f, tan थीटा 2 नहीं है सिर्फ थीटा है, सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू n बाय f, so tan थीटा इज इक्वल टू n कितना है हमारा 196, f कितना है 34.6, therefore tan थीटा इज इक्वल टू 5.6568, वो अप्रोक्सीमेटली होता है 80 डिग्री अप्रोक्स। बढ़िया। अब बोलो सर हमें तो ये पता नहीं चलेगा, मत लिखो, tan थीटा तक छोड़ दो, मैंने कोई बोला नहीं आपको, ये तो एग्जाम्पल में सॉल्व करा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ओके, दिस थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसे 80 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बनाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब लास्ट और फाइनल तड़कता फड़कता क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 into 10 raised to minus 31 kg, मास दिया हुआ 9 into 10 raised to minus 31, revolves in a circle of radius r दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर माइनस 10 मीटर, बराबर है, विद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दी हुई है 2.2 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम हुआ 42 मिनट, ज़्यादा टाइम हो गया आज। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर भी बताया था, बट इसमें टॉपिक बहुत कम है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम जा रहा है, इसलिए आपको इतना टेंशन नहीं होगा। बोला क्या है, सो दैट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय 2 पाई, जहाँ पे h की वैल्यू ये है। ओके, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r क्रॉस p, बट हमें यहाँ पे उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो rp, rp क्या होगा, rp साइन थीटा होगा, बराबर है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बराबर, ये उसका रेडियस है, और p, p मतलब लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, r और p के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90, सो rp sin 90, rp sin 90 मतलब सिर्फ rp, sin 90 तो 1 होता है, r की वैल्यू है 0.53 into 10 raised to minus 10, r की वैल्यू ओके r हो गया, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mv, बराबर है, p इज इक्वल टू mv, मास कितना दिया हुआ है 9 into 10 raised to minus 31 और v दिया हुआ है 2.2 into 10 raised to 6। मुझे सब कैलकुलेट करके प्लीज पॉज करिए और कैलकुलेट करिए और फिर बताओ। अगर जिनका आंसर 1.0494 into 10 raised to minus 34 निकला होगा वो सही है, जूल सेकंड, बराबर है, ये सही है। ये दूसरा ऐसा यूनिट है, आपका ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिख सकते हो, दोनों सेम होंगे, कोई टेंशन नहीं है, ये आंसर। अब हमें उसको h बाय 2 पाई से इक्वल प्रूव करना है, h बाय 2 पाई की वैल्यू निकाल लें, therefore h by 2 pi, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट जो आप 12th में पढ़ोगे, h की वैल्यू है 6.6 into 10 raised to minus 34, 6.6 into 10 raised to minus 34, 2 pi की वैल्यू है 3.14, मतलब 6.6 by 6.28 into 10 raised to minus 34, इसको भी सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1.0503 into 10 raised to minus 34 जूल सेकंड। L आपका आया था 1.0494 into 10 raised to minus 34 जूल सेकंड, और h by 2 पाई कितना आया 1.0503 into 10 raised to minus 34 जूल सेकंड। तो क्या बोल सकते हैं, L is approximately equal to h by 2 पाई। हो गया प्रूफ, भगवान की दया से सब कुछ दिया हुआ, और क्या चाहिए हमें, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज से स्टार्ट करेंगे और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है।
इसलिए अभी तक जितना भी किया है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो नेक्स्ट लेक्चर मजा आएगा पढ़ने में। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल।